कैसे आप सभी? आज हमको शुरू करना था मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिपिंग सेक्टर से ना। एक बार ये ऑडियो चेक कर लेते हैं। ऑडियो वीडियो सही चल रहा है? कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिपिंग सेक्टर क्या कहता है? द प्रेसिडेंट हैज असेंटेड टू अदर फोर की बिल्स टू मॉडर्नाइज शिपिंग सेक्टर एंड बूस्ट ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो ब्लू सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जो ब्लू आपके जितने भी जैसे मान लो बीचेज हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो पूछ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ब्लू सर्टिफिकेशन, ब्लू बीचेस, ठीक है, इसको आपको देखना है। अब आ जाते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिपिंग सेक्टर पे। क्या है भैया मोर न्यूज? दीज एक्ट्स इंक्लूड बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट, कैरिएज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, द कोस्ट शिपिंग एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, ठीक है जी, सारे देखने पड़ेंगे। हाउ दिस एक्ट मॉडर्नाइज द शिपिंग सेक्टर एंड बूस्ट ब्लू इकोनॉमी। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम, ठीक है। क्या हो सकता है? चीजें ऑनलाइन हो गई होंगी, ठीक है। जो ब्रिटिश टाइम के पैरामीटर्स होंगे वो बंद हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्या नाम है आपके, ट्रिटीज होंगी। ट्रिटीज किसके साथ? जो भी इंटरनेशनल ट्रिटीज हैं उनके हिसाब से आपने बनाया होगा अपनी, जो भी आपने एक्ट बनाया, ठीक है। और ईज ऑफ डूइंग को ध्यान दिया होगा। ये 4-5 चीजें होंगी, अभी पढ़ानी है, बिना पढ़े ही इतना बता दिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल है। तो अपना दिमाग एक्टिव रखा करो, यही सारी चीजें मिलने वाली हैं आगे, तो जल्दी पढ़ा जाएगा, एकदम फटाफट सटासट पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे ना, चीजें आप सॉर्ट कर लोगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट क्या कहता है? अब मर्चेंट शिपिंग एक्ट देखते के साथ पता चल रहा है कि भाई, अरे ये सब क्यों आ गई? मर्चेंट शिपिंग एक्ट देखते ही पता क्या चल रहा है? कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। कमर्शियल पर्पसेस तो कौन सा जाएगा? जिसके ऊपर वेसल जा रहे हो, वेसल शिपिंग की बात कर रहा हो। चलो देखो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल वेसल्स लो, ये तो सिंपल था। रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ propulsion और वेट। जैसे वेट propulsion मतलब जो वो वेसल जा रहा होता है, जैसे मान लीजिए चलो इतना बड़ा जहाज जा रहा है, तो अब आपने क्या करा कि एक बॉक्स भेजा है अपना, ठीक है, कंटेनर भेजा है, तो कह रहा है कि उसका आपका रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस वेसल का भी और जो आप माल भेज रहे हो इसका भी, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये छोटा है वेसल, बड़ा है वेसल, इससे कोई मतलब नहीं है। वेसल मतलब ये जो जहाज जो ले जा रहा है, यहाँ कितना बड़ा इंजन है उसका, प्रोपल्शन मतलब इंजन कितना बड़ा है, कितना वेट है, उससे नहीं, आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। माल का भी कराना पड़ेगा आपको, वेसल का भी कराना पड़ेगा। इससे क्या है कि आप टैक्स चोरी नहीं करोगे कि भाई एक, जैसे मान के चलो कि एक वेसल बड़ा वाला लेके जा रहे हो आप, उसी जगह पे 10 छोटे छोटे ले गए, तो कि भाई टैक्स बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। इंट्रोड्यूस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वेसल्स फॉर रिसाइकलिंग। अब जैसे मान के चलो इसके हो गए 100 साल पूरे होने वाले, 100 साल तो खैर कौन जा रहा है, मान लो अब ये कटने को जाएगा, मतलब खत्म होएगा, तो उसके लिए भी टेम्परेरी बना दिया कि ये नहीं वही परमानेंट रजिस्ट्रेशन की फीस भरो, पर भरो तो सही। एक्सपैंड डेफिनेशन ऑफ द वेसल टू इंक्लूड टाइप ऑफ मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स, सबमर्सिबल्स एंड नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, ठीक है। वेसल को सिर्फ शिप से तक ही सीमित नहीं रखा, उसको आगे ले गए। क्या? मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स, सबमर्सिबल्स और नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, ठीक है। ओनरशिप क्राइटेरिया क्या है? रिलैक्स टू इंक्लूड वेसल्स पार्टली ओन्ड बाय द इंडियन सिटीजन, कंपनी बॉडी established as per the Indian laws,
रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओसीआई एक्सेट्रा। देखो ये बहुत महंगी आइटम है, बहुत ज़्यादा महंगा, ठीक है। तो एक इंसान नहीं खरीद पाता, तो बहुत सारे लोग लगते हैं इसको खरीदने के लिए जिनका बिजनेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो एक की ओनरशिप नहीं होती, तो इंडियन सिटीजन भी ले सकता है, किसी कंपनी के साथ में ले सकता है, बाहर किसी के साथ ले सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, पर है मतलब कनेक्टेड इंडिया से ही है, इंडिया से ही है। देखो इंडियन सिटीजन हो गया, ठीक है, कंपनी ओन बाय द इंडियन, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ओसीआई सारे हैं इंडियन ही, ठीक है। द कैरेज ऑफ द गुड बाय द सी एक्ट 2025, फॉलो इंटरनेशनल कन्वेंशन रिप्लेसेस द गुड, आ गई कन्वेंशन आ गई, दिमाग यही बेसिक है। रिप्लेस द 1925 लॉ, ब्रिटिश का पुराना था, ये हटेगा। इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट विद मॉडर्न लाइबिलिटी डिजाइन अलाइन टू वेग हिस्बी रूल, ये तो याद करना है ये, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कृपया करके हो सके तो अपनी क्लास में देख लेना अगर टाइम मिले तो। जो लोग 27 प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बिल्कुल देखना चाहिए। उसके बाद हेग विल्सबी रूल क्या कहता है, आर इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट सेट आउट कैरियर लाइबिलिटी लॉस, carrier liability loss, damage, or delay of goods in sea transport to ensure risk fair sharing between ship owner and the cargo owner। देखो समझो कि होता क्या है, दो चीजें हैं समझना। जैसे मान के चलो ये शिप है, ठीक है। अब दो चीजें होती है, हेग विस्बी के अंदर क्या होता था, जैसे मान के चलो कि मेरा ऑफिस यहाँ है, ठीक है। तो इस जहाज पे कोई भी मेरे को माल भेजना है ना, तो उसका इंश्योरेंस कराना है, कंपलसरी है। तो वो इंश्योरेंस जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि अगर कल को इस जहाज के साथ मिस हैपनिंग होती है, तो जो ये शिप कैरियर है, मतलब शिप कैरियर जो लेके जा रही है कंपनी, ठीक है, मान के चलो एवरग्रीन लेके जा रही है, तो एवरग्रीन को इनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि सारा हम तो भरेंगे नहीं भाई, नेचुरल कुछ भी हो सकता है, मान के चलो कि सी में डिस्टर्बेंस इतनी आई कि भाई निपट गया अगला जहाज, तो उस केस में क्या होगा, तो मतलब मल्टीपल क्लॉजेज होते हैं। अब जो मल्टीपल क्लॉजेज होते हैं, तो उन केसेस के अंदर क्या है, बहुत सारे इफ एंड बट्स आ जाते हैं मल्टीपल क्लॉजेज के अंदर, कि भाई इसको अगर 50-50 शेयर होगा या 60-40 स्प्लिट होगा, किस तरीके से रहेगा, वो एग्रीमेंट डिसाइड करता है। तो इंश्योरेंस इनका बहुत मैटर करता है। तो हेग विस्बी के अंदर इस तरीके के नियम बने हैं, जैसे मान के चल लो कि जो बंदा माल भेज रहा है, ठीक है, वो पोर्ट तक की जिम्मेदारी उसकी, ठीक है। उसके बाद पोर्ट पे जो क्रेन लगी है, जब वो क्रेन उठाएगी, यहाँ से शुरू हो जाती है जिम्मेदारी किसकी, आपकी शिपिंग कंपनी की, ठीक है। उसके बाद जो जहाँ पे वो छोड़ेगी, उतारेगी क्रेन से, जैसे नीचे उतर गया, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी, वापस इसकी, इनकी खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और रूल आया था, ठीक है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। उसमें क्या कहा था उन्होंने, कहता कि आप ये वाला ड्रामा छोड़ो, आप जैसे डीएचएल करता है, डीएचएल क्या करता है, कहता है कि भाई घर से घर तक ही पॉइंट टू पॉइंट इंश्योरेंस होता है। मतलब जहां से आपका माल उठाया, वहां से लेके जहां पे माल डिलीवर किया, वहां तक की आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो। तो वो नया प्रोटोकॉल आया, अब मेरे को नाम ध्यान नहीं है उसका। अब समस्या ये हुई, इंडिया को ये ऑप्ट करना चाहिए था, बट इसमें प्रॉब्लम आती, शिपिंग कंपनी कई बार कहती है भाई नहीं, हम नहीं मानेंगे। अब चलो मान लो, मान भी गए, तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ मान लो इंडिया है, यहाँ है ब्रिटेन। अब भाई शिपिंग हुई है तो बहुत दूर दूर तक हुई होगी, अगर मान करके चल लो इंडियन ओशियन रीजन से निकल गया वो और ब्रिटेन में जाकर के गिर गया, तो ब्रिटेन के प्रीमिसेस में गया तो ब्रिटेन का इंश्योरेंस लगेगा। बट वो ये कहता है कि ये हमने इंश्योरेंस बाहर से रखा है क्योंकि भारत का इंश्योरेंस सस्ता है। तो ब्रिटेन कहता है कि ऐसे कैसे करेगा भाई, नुकसान तो हमारे करा तूने, हमें दे। तो ये भी है, तो इसका भी लाइन्स होता, तो बड़े पंगे हैं इसमें, समझ रहे हो।
एक बेसिक ग्लिम्स दिया है जल्दी समझाने के लिए, नहीं तो 2.5 घंटे का लेक्चर लिया था मैंने। It establishes the responsibility, liability, rights, immunity in case of the carrier from the port. ठीक है। It empowers the central government to specify procedural rules for bill of lading. The Coastal Shipping Act 2025 it aims to consolidate and amend the law relating to regulation of coastal shipping, promote coastal trade, encourage domestic participation, etc. Under the Act, coastal water means any part of territorial water of India, along with any part of adjoining maritime zone of India, within the meaning of the territorial waters, continental shelf, exclusive zones, and other maritime zones. 1976 for undertaking coasting trade. ठीक है। बिल ऑफ lading क्या होता है? It will replace the Indian Bill of Lading Act 1856 and aim to update and simplify the legal framework for shipping documents. A bill of lading refers to the document issued by the freight carrier to a shipper. It contains detail including type, quantity, condition, destination being carried. ठीक है। ये बहुत शैलो लिखा हुआ है, वो लेक्चर देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट जिसको अभी प्रीलिम्स देना है उसके लिए इतना काफी है, क्योंकि इतना भी पढ़ना बहुत रहेगा, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं हमारे पास, समझ रहे हो। वक्त की नजाकत को समझो, जो 2027 साल में कृपया मेरा लेक्चर देखे हो तो उनको हेल्प मिलेगी। Related news: infrastructure status to large ships. Large ships are now included in the transport and the logistic category of infrastructure. Harmonized Master List (HML). Harmonized Master List of infrastructure sector aim to strengthen domestic shipbuilding and maritime industry. A large ship is defined as a commercial vessel having a gross tonnage of 1,000 or more under the Indian ownership and flag, having a gross tonnage of 1,500 or more which are built in India are under the Indian ownership and flag. देखो अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है वो हॉर्मोन्स की वजह से, तो आप कृपया करके इसको पढ़ें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया है। विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट, विजिंजम विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट करा था विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट इन केरला। तो कहाँ पे? विजिंजम, केरला में आएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है, तो विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट कहाँ पे? केरला में। इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है भाई, ये सुपर इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट इज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। Developmental model क्या है? The port is being currently developed in the landlord model with a triple B move. Landlord model, landlord model, ये कौन सा मॉडल होता है? ये देखना पड़ेगा अभी, लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है। लैंडलॉर्ड मॉडल, ये तो देखो लैंडलॉर्ड मॉडल क्या कहता है? इज अ पोर्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर वेयर अ पब्लिकली ओन्ड अथॉरिटी एक्ट एज अ रेगुलेटर और ओनर। अच्छा, लैंडलॉर्ड मॉडल इज अ पोर्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पोर्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर where a publicly owned authority act as a regulator and owner of the land
leasing it to private companies for cargo handling operation. This model boost efficiency वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. होता क्या है बेसिकली कि मतलब एक जो जैसे मान के चलो जेएनपीटी है, तो जेएनपीटी गवर्नमेंट का है, उन्होंने लीज पे दे दिया प्राइवेट कंपनी को कि अपनी कार्गो को हैंडल कर लो. मेरे को तो यही समझ में आया. ठीक है. अब क्या स्टेट रिटेन्स अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द लैंड. ठीक है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाइल द स्टेट रिटेन्स द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर, मतलब प्राइवेट कंट्रोल करेगी बट जो असली खेल जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा. तो क्या द पोर्ट अथॉरिटी मेंटेन ओनरशिप. Port authority maintain ownership of the land and basic infrastructure while private operator provide their own equipment and superstructure. ओके, तो मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई. ठीक है. द पब्लिक सेक्टर हैंडल रेगुलेटरी एंड प्लानिंग फंक्शन whereas प्राइवेट हैंडल ऑपरेशंस. समझ गए. अब आ गया समझ. रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होती है इसमें. GNPT and other ports use this model where the port authority earns revenue through lease agreement. पोर्ट अथॉरिटी लीज एग्रीमेंट से करती है. ठीक है. इंडिया एम्स टू अडॉप्ट 80% लैंडलॉर्ड मॉडल. ओके. एंड अ कंप्लीट ट्रांजिशन बाय 2047. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है भाई. ठीक है. बेनिफिट वगैरह देख लेना तो समझ में आ गया मुझको. ठीक है. ठीक है. आगे बढ़े भाई. चलो. ये इम्पोर्टेंट रख लो. कितना छोटा सा डाल रखा है उसने. थोड़ा ध्यान देना चाहिए था इसको. आगे चलो. की एडवांटेज ऑफ द विजियम पोर्ट. Strategic location है, located just 10 nautical miles from busy international shipping route connecting Europe, Persian Gulf, and Far East. Naturally advantaged, Vizhinjam can leverage its natural depth to host even ultra-large next-gen container. ओके. चलो. तो समझ में आया. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही था लैंडलॉर्ड मॉडल का. अबाउ रोडवेज पे नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड क्या बोलता भाई. द सुप्रीम कोर्ट questioned the central government for failing to implement Section 215B of Motor Vehicle Act 1988 and constitute National Road Safety Board. क्या है भाई. सेक्शन 215B of the Motor Vehicle Amendment Act 2019 provide for the constitution of National Road Safety Board. ठीक है. Notification for the constitution of National Road Safety Board was issued by Ministry of Road Transport Highway in 2021. ठीक है. About National Road Safety Board, a chairman not less than three, but not exceeding 7 members to be appointed by the central government. मतलब 3 से 7 लोग अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. इसमें नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के अंदर. आई समझ में बात. हेड ऑफिस कहाँ होगा. दिल्ली में होगा. एनसीआर में होगा. ठीक है. क्या फंक्शन है. बोर्ड शैल बी रिस्पॉन्सिबल प्रमोटिंग रोड सेफ्टी वगैरह 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 वगैरह. ठीक है. तो क्या कहानी है कि जो ये वाला सेक्शन है इसको फॉलो नहीं कर पाया तो दिक्कत होगी. है क्या ये 21B 215B ऑफ द मोटर दे रखा है या नहीं दे रखा. क्यों कर रहे हो यार तुम ऐसे. जब मेरे को ही ढूंढना है तो तुम क्यों बना के दे रहे हो. हाँ तो भाई कोई किसी ने रिव्यू नहीं करी मुझे लग रहा है. बताओ ना भाई क्या प्रॉब्लम क्या है.
तो सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है इसको देखना है वाली, ठीक है। चलो, to mandate the central government to constitute a national road safety board। तो मतलब ये बोर्ड बनना था, ये बोर्ड नहीं बना है बेसिकली। दिस बॉडी advises both central and the state government on the promoting safety road, ठीक है। पर्पस क्या था, एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, ये एडवाइजरी नेचर होगा भाई, ये भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कंपोजिशन क्या है, इंडियन कोड 2019 अमेंडमेंट स्टेट्स इट्स कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर मेंबर आर प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग द इंडियन कोड। रिकमेंडेशन रिगार्डिंग व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड, registration, licensing, road engineering, and traffic management. Implementation. The Supreme Court in 2025 emphasized its implementation, directing the government to ensure board constitution। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, तो भैया बोर्ड नहीं बना है, इसके पीछे का रेशो रखता है। इनिशिएटिव टेकन फॉर द रोड सेफ्टी, देख लेते हैं। चलान बढ़ाते जा रहे हैं दबा दब दबा दब। हम मेरे यहाँ से जब मैं जाता हूँ ना, तो एक जगह पड़ती है जहांगीर, वहाँ पे रेड लाइट है। वो रेड लाइट भाई साहब इतनी खराब है ना, मान करके चल लो, उस रेड लाइट पे 70 to 80 सेकंड की ग्रीन लाइट होती है। ग्रीन लाइट होती है। वो ग्रीन लाइट इतना तंग करती है ना, मान के चलो मैं इधर हूँ, मैं इधर से इधर आया, मेरे को 30 सेकंड लगे, ठीक है, अभी भी उसमें 40 सेकंड्स हैं टाइमर में। बट ई रिक्शा वाले जो हैं या जो भी हैं, वो घूमना शुरू कर देते इधर उधर। अब वो 40 सेकंड में मेरे को इधर से इधर निकलने में कई बार हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर नहीं हो पाता तो मेरा चलान आ जाता है। और जो ये लोग ई रिक्शा वाले घूम रहे हैं, इनका चलान नहीं आता। मेरे कम से कम 5-10 हज़ार रुपये चलाना चाहिए सिर्फ एक ही रेड लाइट में। सोचो आप, इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट है जो। और मेरे सिर्फ आज तक किसी रेड लाइट पे आए हैं, तो कभी आए ही नहीं, चलान ही नहीं है। तो बैक टू बैक आ रहे हैं, इतना तंग आ चुका हूँ। तो ऐसे ऐसे भी काम होते हैं। और जब मेरे यहाँ पे तुम बहुत सारे लोगों के भी आ रहे होंगे, समझ रहे? क्योंकि सारे ही पार कर ली और ग्रीन में ही पार कर रहे हैं, और ग्रीन जैसे बीच सड़क पे फंस गया, अब क्या कर लोगे, पीछे करोगे, पीछे भी रिक्शा है, आगे भी रिक्शा है, कर लो क्या करोगे। बहुत गंदा गंदा हाल होता है। अगर आपको चलान चाहिए, चलान हम भर देंगे, आप वहाँ पुलिस वाले खड़ा हो तो एटलीस्ट रोड सेफ्टी दे दो। इनिशिएटिव टेकन फॉर रोड सेफ्टी, ग्लोबल प्लान फॉर डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2130, developed by WHO and UN regional commissions to guide global road safety, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, 50% रिडक्शन इन रोड डेथ एंड इंजरीज बाय 2030। सबसे पहले इलेक्ट्रिक रिक्शा वालों को बंद करो, जैसे ही यहाँ इनकी लाइसेंसिंग बोर्ड तक करो। ये जो सांप बनाते हैं ना ये सड़क पे, ये बहुत गंदा है। एक बार जा रहे थे हम, आप सोचो, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे ई रिक्शा खड़ी है बीच रोड पे, ये वन वे है, ठीक है, मेरी स्पीड होगी 70 के आसपास। ये भाई साहब सीधा चलते चलते बीच रोड पे घूम गया, यू टर्न मार दिया। मैंने बचाया इसको, अगर नहीं तो ये उड़ जाता। आप सोचो, ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं ई रिक्शा वाले, पता नहीं कैसे, क्या सोच कर के लोगों को दे दिया। और टारगेट ऑफ द 50% रिडक्शन इन द रोड डेथ एंड इंजरीज बाय 2030, Brasilia Declaration on Road Safety signed by India in 2015, where countries aim to achieve the Sustainable Development Goal 3.6 by 2030, half the number of global deaths and injuries from the road accidents. In India, National Road Safety Policy 2010 focus on awareness about road safety वगैरह वगैरह, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 modified by the Motor Vehicle Amendment Act 2019 include good Samaritans, inserted section 134A, name protection of the good Samaritans, which provides the good Samaritan shall not be liable for any civil criminal action against death
अगर मान के चल लो एक एक्सीडेंट हो गया तो भाई उसको बचाओ, समझ रहे हो? जैसे एक बंदा फैल गया सड़क पे, गिर गया अब उसको इंजरी हो रखी है, उसको बचाया जा सकता है, बट लोग जा रहे हैं क्यों? अगर इसको उठा करके एम्बुलेंस में ले गए, हॉस्पिटल वाले कहेंगे भाई ये तो क्रिटिकल है, किसने किया किसने नहीं किया। अरे भाई मैं लेकर के आया, मेरे को जाने दो ऑफिस, मेरा हाफ डे लग गया है ऑलरेडी, अब छुट्टी हो जाएगी मेरी। उसके बाद पुलिस वाले आ गए, कहते भाई साहब अब आपको बयान देना पड़ेगा। भाई हाथ धुला लो मेरे से, मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। समझ रहे हो? तो आपको लाइबिलिटी नहीं बनना ना, ठीक है? आपका काम था वो बंदा गिरा है उसको एम्बुलेंस में भर के ले आओ, और एम्बुलेंस नहीं आ रही तो अपनी बाइक पे बैठ के ले आओ या जो भी है। बट अगर मेरे से पुलिस क्वेश्चन करेगी या कोई क्वेश्चन करेगी तो मैं क्यों करूँगा भाई? मैं क्यों सिरदर्दी लूंगा? पड़ा है वो, मर जाएगा बेचारा। ये एक प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हो? तो सिस्टम ये ने अब ये करा है कि आप अगर एक्सीडेंट देखते हो तो रिपोर्ट करो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो रिपोर्ट नहीं करना है तो आप उसको, जो एक्सीडेंट में जो बॉडी है उसको लेकर के आप हॉस्पिटल रख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, वह इमरजेंसी में केस लेंगे, देखेंगे, अपने आप बाद में देख लेंगे। समझ गए? कोशिश होगी जान बचाने की पहले। आई समझ में बात? कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम 2025। तो क्या बोल रहा है? द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे बेस्ड ऑन पावर गिवन बाय मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये प्रोविजन क्या कहते हैं? एनी पर्सन बीइंग अ विक्टिम ऑफ द रोड एक्सीडेंट अराइज आउट ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, victims are eligible cashless treatment up to 1.5 lakh at designated hospital for maximum period of 7 days from the date of the accident। ठीक है? नोडल एजेंसी कौन है? स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल है। डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल कौन से? स्टेट मस्ट ऑन बोर्ड ऑल कैपेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग दोस इम्पैनल्ड अंडर द आयुष्मान भारत फॉर ट्रॉमा एंड पॉलीट्रॉमा केयर। पेमेंट हॉस्पिटल कौन से होंगे? The hospital can raise claims which are verified by the state health agencies with payment made from motor vehicle accident fund within 10 days। ठीक है? भारत एंड गैप ये सेफ्टी के लिए आया हुआ है। क्रैश करवाते हैं, गाड़ियों के आपस में टक्कर करवाते हैं, आपस में मतलब टेस्टिंग करवाते हैं, तो उसमें फिर स्टार रेटिंग आती है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज रिलीज्ड रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑफ द भारत एनकैप 2.0। Under revised framework, a vehicle rating will be based on the five assessment areas: crash protection, vulnerable road user, safe driving, accident avoidance, post-crash safety. The program is voluntary in nature. Designated agency for issuing rating: Central Institute of Road Transport in Pune। देखो, ये भारत एनकैप है ना, वैसे ही ग्लोबल एनकैप आता है, वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक है? मतलब उसमें करप्शन नहीं चलता, तो वो खुद ही रैंडमली गाड़ियां ले लेता है, खरीद लेता है, 5-10 गाड़ियां खरीद लेता है, अब उनका टेस्ट करता है। तो ग्लोबल एनकैप की जो स्टार रेटिंग होती है, वो किसी गाड़ी को मिली हुई है, मान लो 5 स्टार है, जैसे नेक्सॉन को 5 स्टार मिला हुआ है, हैरियर को, टाटा की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों को 5 स्टार मिला हुआ है, तो मतलब भाई साहब वो बढ़िया गाड़ी है। पर वहीं मारुति की 1 स्टार मिलती है, 1.5 स्टार मिलती है, तो मतलब वो आपका रोड के लिए ठीक नहीं है, खतरनाक है। पर वही गाड़ी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार ले आती है समहाउ। तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी का मेरे को मसला लगता है। ठीक है? क्योंकि ग्लोबल पैटर्न, ग्लोबल थोड़े से स्ट्रिक्ट है, स्पेशली यूरोपियन एनकैप जो है वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन। आगे चल, तो एविएशन सेफ्टी, व्हाई इन द न्यूज? Recently, the Aircraft Accident Investigation Bureau released a preliminary report on the investigation into the fatal plane crash in the Ahmedabad। ठीक है? ये अभी क्रैश हुआ था, बहुत दुखद घटना थी, तो उसमें देखते हैं। It provide details on the timing of the Mayday call made by the pilot, the Mayday signal, a life-threatening emergency required immediate assistance. The frequency 121.5 mH and 243 mH are designated as the emergency frequency in aviation। Also, black box were retrieved and their data downloaded from the Aircraft Accident Investigation Bureau lab। A black box comprises two critical flight recording devices, flight
data recorder, parameters like speed, altitude, engine performance, etc., and the cockpit voice recorder. It is bright orange in color to ensure high visibility and made of strong substance steel titanium. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Institutional Framework for Aviation Security in India, DGCI, DGCA, Director General of Civil Aviation, regulatory body in the field of the civil aviation, primarily dealing with safety issues. Responsibility: regulation of air transport services to from within India and for the enforcement of the civil air regulation, air safety, airworthiness standards. Also coordinate all regulatory functions with the International Civil Aviation Organization. Airport Economic Regulatory Authority of India (AERA), established in 2009 under the Airport Economic Regulatory Authority of India Act 2008. Objective है to regulate tariff for aeronautical services, determine other airport charges for services rendered at major airports, and monitor the performance standard of such airports. ठीक है. Bureau of Civil Aviation Security initially set up a cell in the DGCA in 1978 and later reorganized into an independent department under Civil Aviation 1987. Major responsibility है it lay down aviation security standard as per Annex 17 to Chicago Convention of ICAO. Annex 17 is a safeguard international aviation against act of unlawful interference. बहुत ज़्यादा है, मतलब सिर्फ एक बार गो थ्रू करो, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, पढ़ना नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा दे रखा है, समझ रहे हो, सिर्फ एक बार पढ़ लो, गो थ्रू कर लो इसको, याद रहेगा ठीक है, नहीं तो नहीं रहेगा भाई, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकता. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो. It was established in 2012 as an attached office under the Union Ministry of Civil Aviation. It facilitates investigation and the administrative work of court or assessors appointed by the central government under aircraft rules 2017. ठीक है. Authority mandated for the immediate and unrestricted access to all relevant evidences from any agency, organization without seeking prior consent from the judicial bodies or other government authorities. All accident and serious incidents involving aircraft with all up weight of more than 2250 2250 kilo or turbojet craft are investigated by the AAIB, Aircraft Accident Investigation Bureau. Investigation into occurrence involving an aircraft of maximum mass of 50 kilo or less, which are classified as serious incident, are carried out with DGCA. मतलब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 2250 का जो थ्रेशोल्ड है ना, अगर इससे ऊपर का है तो आपका कौन करेगा, AAIB, और अगर इससे नीचे का है तो वो DGCA करेगा. ठीक है, तो ये बात इसमें याद रखने वाली है. आगे आ जाओ. अबाउट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. Genesis 1944 by Convention on the International Civil Aviation, Chicago Convention. About United Nations agency which help countries to cooperate together and share their skies to their mutual benefit. Member क्या है 193. India is a member. Mandate: assist government with the development of the mutually recognized technical standards as global plan. ठीक है भाई, अब आगे आ जाओ. Cape Town Convention and the Protocol. Parliament passed the Protection of Interest in Aircraft Object Act 2025, aiming to align it as per Cape Town Convention. ठीक है जी. Convention on the International Interest in Mobile Equipment and Protocol on matters specific to aircraft equipment. Okay.
about Cape Town Convention and Protocol, standardized transaction involving movable property, particularly high-value assets like aircraft, engines, helicopters, to ensure creditors can enforce their right in case of the default. ठीक है. Adoption jointly by the International Civil Aviation Organization and the UNIDROIT, International Institute for Unification of Private Law, in 2001. 65 parties थी, India signed in 2008. Accident related governance. Okay, चलो जी आ जाओ. तो हाँ, प्राइमरी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988. ठीक है, रोडवेज में. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लोकल पुलिस होगी ऑब्वियसली. कंपनसेशन कौन देगा? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल. मिनिस्ट्री कौन सी देगी? ट्रांसपोर्ट वाली. रेलवे के अंदर अगर एक्सीडेंट होता है तो कौन कमीशन देगा? आपका कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी वाला देंगे. मतलब ये आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे. पैसे कौन देगा? क्लेम ट्राइब्यूनल देगा, रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल. मिनिस्ट्री कौन सी है? रेलवे सिविल एविएशन सेफ्टी. ठीक है. एयरवेज में आ जाओ. एयरवेज के अंदर क्या है? एयरवेज का एक्ट कौन सा है? कैरेज बाय एयर एक्ट 1972, इफेक्ट मॉन्ट्रियल कन्वेंशन. ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. 2250 से ऊपर की कौन देखेगा? AAIB. नीचे की कौन देखेगा? DGCA. ठीक है. एयरलाइन ऑपरेटर कौन देगा कंपनसेशन? एयरलाइन ऑपरेटर देगा. ठीक है. मिनिस्ट्री कौन सी? सिविल एविएशन, मुक्का. ठीक है. आगे बढ़ो. लॉजिस्टिक सेक्टर, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री commemorate third anniversary of नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022. ठीक है. अब इसमें क्या है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, it was launched to complement the PM Gati Shakti Master Plan. Okay. About PM Gati Shakti, it has revolutionized infrastructure planning and implementation in India by integrating geospatial data for more than 57 central ministries, departments, and states. Seven engine of NNP: rail, road, port, water, airport, mass transportation, and logistics. Target क्या है? Reduce cost of the logistics in India by to be comparable to global benchmark by 2030. अच्छा. Improve the logistic performance index ranking. Endeavor to be among the top 25 countries by the 2030. India is ranked 38 in the World Bank. वर्ल्ड बैंक की कौन सी होती है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आती है. ठीक है. उसमें भारत इस पे 38 पे है. तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं. 44 से 38 पे है. अब हमारा टॉप 25 के अंदर आना. आ जाएंगे. Create data-driven decision support mechanism for an effective, efficient logistic ecosystem. Implementation through comprehensive logistic action plan (CLAP). It divided into 8 key action areas. ठीक है भाई, देख लेते हैं 8 की. तो पहले स्टैंडर्डाइजेशन होगी, फिजिकल एसेट बेंचमार्किंग, सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड. करेक्ट. उसके बाद इंटीग्रेटेड होगा डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम्स के साथ. सही है. लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है जी. उसके बाद स्टेट एंगेजमेंट, सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क, प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, इंटरऑपरेबिलिटी. एक्जिम लॉजिस्टिक, सेक्टोरल प्लान फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स. आगे आओ. सब सही चल रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? The key achievement under the National Logistic Policy 2022-25. Logistic is across different lead states. Leads index. अच्छा, ये इसको leads बोलते हैं. Logistic is across different states. तो leads index क्या है? lead index भाई
to promote competitive federalism among states and supporting India's rise in the World Bank's LPI. ठीक है, leads index assess logistic performance across state and UTs, वो तो समझ ही गए हम. Leads 2025 introduce performance assessment of 5 to 7 key corridor, journey time, truck speed, waiting period, and API-based evaluation of section-wise speed on major roads corridor. Okay. Unified Logistic Interface Platform (ULIP). It has facilitated secure API integration across more than 30 digital systems, enabling over 160 crore digital transactions of August 2025. ULIP is a digital platform that brings together data from various logistic-related ministries and departments on a single interface. Logistics at regional level. 27 states UTs have formulated state logistic policies. 19 states have granted industry status to logistics, enabling tax benefits and incentives. Other initiatives to improve the logistics sector in India. Grant of infrastructure status to logistics sector. Integrated state and city logistic plans under the SMILE program. SMILE program in collaboration with the Asian Development Bank (ADB), strengthening multimodal and integrated logistics ecosystem. SMILE program aims to improve India's logistic infrastructure, reducing logistic costs and increasing efficiency. SMILE program याद कर लेना, ठीक है? Logistic Data Bank (LDB). It enable enhanced real-time tracking of container movement, introducing export container tracking on high seas, along with the multimodal shipment visibility. बेसिकली 100 बात की एक बात है जो मेरे को अभी समझ में आई है, वो यही समझ में आई है कि सारा का सारा खेल जो है ये वर्ल्ड बैंक के एलपीआई के इंडेक्स को इम्प्रूव करने का है, जिसके अंदर हमने 25 में आना है 2030 तक. अभी किस पे हम उस पे 38 पे कितने से आए थे, 44 से आए थे. ठीक है, तो ये खेल है और उसमें क्या क्या काम आएगा. पहले तो एक ही लीड इंडेक्स जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को हेल्प करेगा. दूसरा स्माइल प्रोग्राम जो कायदे से एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेगा और क्या नाम है एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो समझने वाली है. जियो लिप का थोड़ा बहुत देख सकते हो आप. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, आगे बढ़ो. एसेट मोनेटाइजेशन. एसेट मोनेटाइजेशन में क्या है? National Highway Authority of India has outlined its strategy to monetize assets to unlock value and increase public-private participation for developing road infrastructure in India. ठीक है भाई. What is asset monetization? It is the process of the create new alternative source of revenue. New alternative source of revenue by unlocking the economic value of underutilized public asset. Okay. It is also known as asset or capital recycling. Capital recycling. It does not necessarily mean disinvestment of the asset. अच्छा, तो एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? क्रिएट न्यू और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाय अनलॉकिंग वैल्यू ऑफ अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट. मान करके चल लो 10 गाड़ियां खड़ी हैं आपके पास. ठीक है, जा तो एक में ही रहे हो, तो वो कह रहा है कि ये 9 गाड़ियों से इनकम जनरेट कर ले भाई. या तो उसको तू कैब में लगवा दे, नहीं तो उनको तू रेंट में दे दे किसी को. समझ रहे हो? बट उससे इनकम जनरेट करना, ज्यादा तो एक ही गाड़ी में रहा है. तो यही वाली बात समझा रहा है वो कि इट इज द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू. समझ रहे हो? बाय अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट. इट इज ऑल्सो नोन एज द एसेट ऑफ द कैपिटल रिसाइकलिंग. अगर मान के चल लो इन गाड़ियों को आप यूज नहीं कर रहे हो तो, और रेंट भी नहीं करनी, तो बेच के भाई दूसरी कुछ ले ले, ट्रक खरीद ले, ट्रक लगवा दे. समझ रहे हो? इट डज नॉट नेसेसरली मीन डिसइन्वेस्टमेंट. आपको डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपने बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, वो नहीं कह रहे हम. उसका यूज कर लो लग. समझ रहे हो? तो मॉडल ऑफ द एसेट मोनेटाइजेशन इन इंडिया. टोल ऑपरेट ट्रांसफर. तो होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं कि भाई पहले तुम कर लो, बना दो, फिर अपने चार्ज पूरे कर लो,
उसके बाद गवर्नमेंट को सौंप दो, तो उसको बोलते हैं टोल ऑपरेट ट्रांसपोर्ट। इट एम टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द completed assets in exchange for the toll collection right. The concessionary pays lump sum amount in the beginning and undertake operation and maintenance obligation. उसके बाद आता है design, build, finance, operate, transfer. So concessionaries has responsibility of designing, building, financing, and operating the facility before transferring the project to government after expiry of the specific period. यही मेजर चलता है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसी पे ही काम होता है कि ठेका उठा लिया जाता है, अब उसको बनाया जाता है, उसके बाद उससे पैसा उठाया मतलब कमाया जाता है, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। गुड़गांव में जो टोल था, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने हटवाया, क्यों? क्योंकि वो कम से कम 300-400 गुना पैसा कमा चुका, जो उसने पैसा लगाया था। ठीक है, इतना पैसा कमा लिया था टोल से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद करो इसको, गवर्नमेंट को दो। नहीं मांगते तो वो कमा ही रहा था, आज भी कमा ही रहा था। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, in which it is a pooled investment vehicle that raises funds from investors by issuing units. It offers stable and predictable cash flows and diversification and tax benefits. It is regulated by the SEBI. ठीक है। Real estate investment trusts, they are pooled investment vehicle like mutual fund. However, they invest in the real estate. आगे आगे। Project-based financing. It allows sectors to long-term finance from bank by scrutinized user fee receipts. Example, toll plaza. Long-term lease. Lessors can confer to lease the right to use an asset for an agreement for period in return for a payment or a series of payments. ठीक है। Asset concession. It consists of mining assets, real estate transaction and other monetization projects such as a station redevelopment and transport concessions. ठीक है। Initiatives for the asset monetization in India. National monetization pipeline. It aims to generate 6 lakh crore by lease out public infrastructure asset over the course of 4 years. National Land Monetization Corporation. It is 100% government-owned company under the administrative control of Department of Public Enterprises to carry out monetization of non-core asset of CPSE. ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलो डिजिटलाइजेशन पे आ जाओ। कितना टाइम है अभी हमारे पास? 12 मिनट है, हो जाएगा। 2 दिन ऊपर होने चाहिए, सैटरडे से पहले हो जाएगी मेरे ख्याल से, सैटरडे तक हो जाएगा ये खत्म। फिर मंडे से हम वो शुरू कर सकते हैं, क्या नाम है, एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया मिशन। इंडिया सेलिब्रेट 10 ईयर ऑफ द डिजिटल इंडिया मिशन। भाई हो गया ना, 2015 में बहुत सारी स्कीम्स निकली थी, तो वो सारी स्कीम्स के 10 साल हो गए हैं, तो वो सारी पूछी जाएगी। इस बारी का पेपर असेसमेंट का पेपर होगा, तो डेटा ओरिएंटेड पेपर आएगा इस बारी का, अभी लिखवा लो मुझसे। ठीक है, आ जाओ। अबाउट डिजिटल इंडिया मिशन, नोडल इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माईटी। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, अम्ब्रेला program that clubs together various e-governance initiatives across ministries and the departments, leveraging private sector. Triple P are preferred wherever feasible to implement e-governance projects. 9 पिलर हैं, कौन कौन से? ब्रॉडबैंड, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट, आईटी फॉर जॉब्स, ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। आगे चलो, अचीवमेंट क्या करा है इन्होंने? इंडिया इज नाउ रैंक थर्ड ग्लोबली इन टर्म ऑफ द डिजिटल इकोनॉमिक साइज। ओके, दैट्स अ बिग थिंग। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंडिया लीड ग्लोबली इन रियल टाइम पेमेंट। यस, ये भी बात सही है। ठीक है, लीड ग्लोबली इन रियल टाइम पेमेंट। यूपीआई यूज करने लगे ना हम, डिजिटल यूपीआई। तो
वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इंक्लूसिविटी एंड द लैंग्वेज एक्सेस इनिशिएटिव्स लाइक द भाषिनी are breaking language barrier by supporting over 30 Indian languages with different AI models. It integrates into platforms like IRCTC ticketing, NPCI पेमेंट सिस्टम एंड पुलिस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक सुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कश्मीर में रेलवे पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और यहाँ से बहुत स्ट्रैटेजिक मूवमेंट भी मिलेगी अपने को, तो इसको याद करना। तो डेफिनेटिव रेल लिंक फॉर द कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फीचर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज के नाम, तो प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है। चेनाब नदी पे बना हुआ वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, ठीक है। चेनाब ब्रिज भी आ गया, चलो। इंजीनियरिंग मार्वल वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, ठीक है। 359 मीटर अबव द रिवर बेड, 35 मीटर हाइयर देन द आईफिल टावर, और आईफिल टावर से भी बड़ा है, तो ये सुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लिंक क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द USBRL, ठीक है। USBRL यही है, ठीक है। इनेबलिंग ऑल वेदर ट्रूप, ये ऑल वेदर है, मतलब एक और क्लासिफिकेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑल वेदर ट्रूप एंड लॉजिस्टिक मोबिलिटी टू कश्मीर वैली। बैराबी सैरांग रेल लिंक, अभी क्या है, कैपिटल कनेक्टिविटी आइजवाल लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेलवे पेनिट्रेशन हो रहा है, ठीक है। टू द नेशनल रेल ग्रिड एक्ट इज पॉलिसी, ओके। Facilitate trade with the Southeast Asia via the upcoming Karadan Multimodal Transit Transport Project, ठीक है। सोनमर्ग टनल, ये फिलवार से लेह लद्दाख वाला मामला आ गया, कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए सोनमर्ग ऑल वेदर है, तो सोनमर्ग क्रूशियल फॉर ट्रूप मोबिलिटी मतलब फौज की डिप्लॉयमेंट के लिए काम आए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट में लिखो, तो ये इम्पोर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे सारे प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़े, सर्विसेज पे आ जाओ जी। सर्विसेज, ठीक है। इंडिया सर्विसेज सेक्टर, इंडिया सर्विसेज सेक्टर, चलो। नीति आयोग रिलीज टू रिपोर्ट्स टाइटल्ड एज इनसाइट्स फ्रॉम जीबीए, एक मिनट, हाँ, इनसाइट्स फ्रॉम जीबीए ट्रेंड एंड स्टेट लेवल डायनेमिक्स एंड इनसाइट फॉर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड एंड स्टेट लेवल डायनेमिक्स, ठीक है। की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट, service is at the core of India's employment transition. It employed 188 million workers in 2023 and 24 and is the second largest employer on India, ठीक है। सर्विस सेक्टर में हमारा जो है सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, तो ये याद रखना। कितने हैं, 188 मिलियन वर्कर हैं, तो ये आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, मेन में, समझ रहे हो, तो इसको देख लेना। In 2024-25, the service sector contributed nearly 55% of the GVA, while the primary and the secondary sector accounted for 16 to 29% respectively, ठीक है। Despite a high contribution to GVA, it provides less than one third of total jobs. तो जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे हाई है, फिर भी ये वन थर्ड मतलब कम दे रहा है, मोस्टली फॉर्मल एंड लो पेइंग, ओके, दैट्स अ कंसर्न ऑब्वियसली। मतलब 55% जीवीए है, समझ रहे हो, मतलब 55% हाफ है, बट दे कितना था, वन थर्ड, एटलीस्ट हाफ तो देता। 33% दे रहा है, देना 50% चाहिए था, क्योंकि 55% तो बहुत वैल्यू एडिड है, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन चल रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप एडिड 40 मिलियन जॉब्स इन 6 इयर्स, सेकंड ओनली टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा लोग हैं, बट उसका जीवीए कम है, बहुत कम है। वहीं पे जिसका जीवीए सबसे ज्यादा है उसमें लोग कम है, समझ रहे हो, ये बात है। Act as a labor shock observer, but it is divided between high value service
हाई वैल्यू सर्विस मतलब आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल, ट्रेडिशनल सर्विस लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, मेजर एम्प्लॉयज yet highly informal. Employment profile special 60% of the urban workers as compared to the less than 20% of the rural workers in services. Gender only 10.5% of the rural women are in services as compared to the 60% of the urban women. Informality 87% of the low 87% lack social security. Rural woman earns less than 50% of the men's wage. वो तो है ही, वेज गैप है, LFPR पड़ा हुआ तो उसमें भी पता चला था 40 कितना 43.7% था ऐसे कुछ था, तो बहुत कम था। आगे आओ। माइनिंग 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 वो मैं सोच रहा हूँ कल शुरू करेंगे या उठा दो, इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं। माइनिंग शुरू कर रहे हैं। माइनिंग एनर्जी एंड इंडस्ट्री सर्वे एंड इंडाइसिस एनुअल सर्वे ऑफ द इंडस्ट्री ASI results for 2023-24 released. Why in the news? It is released by the MOSPI, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सर्वे का काम तो वही नहीं गई। More about the news, it aims to provide meaningful insight into the change in the composition, growth, and structure of manufacturing industries, including output, value-added employment, and capital formation. The ASI is conducted annually by the NSO under the Collection of Static Amendment Act 2017. Industries cover ASI covers factories registered under Factory Act 1948, BD cigar unit under BD and Cigar Worker Act 1966, electricity undertaking not registered with the Central Electricity Authority. Industries excluded defense establishment, oil storage, distribution deposit, departmental units such as railway workshop, gas storage, etc. not covered under the ESI. The results are prepared at state and the major industry level. Key highlight क्या है? Gross value added increased by 11.89% at the current price from the previous year. Top 5 industries: basic metal, motor vehicles, chemical products, food products, and pharma products were the largest contributor. Top states: Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, UP were the top 5 states by the GVA. Industrial output grew by the 5.80% over the previous year. Employment growth: the industrial sector added over 5.7 million jobs during the last decade. ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉप 5 स्टेट कौन से? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका। तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र ये समझ के चलना और ऑब्वियस भी है, समझ रहे हो। यूपी और कर्नाटका मतलब अभी बडिंग स्टेज में है, बट तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र तो है ही। समझिए कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन इन द सर्वे क्या है भाई? Gross value addition value created in the production is equal to total output minus total input, वो तो है ही। तो नेट वैल्यू एडिड टोटल आउटपुट माइनस टोटल इनपुट माइनस डेप्रिसिएशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि पिछले 2025 के अंदर इन्होंने फॉर्मूला पूछ लिया था, ठीक है, तो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल आउटपुट माइनस टोटल इनपुट माइनस डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड कैपिटल का क्या? डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, बिल्डिंग, मशीन्स, लैंड यूज्ड इन प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो कल हम शुरू करेंगे इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से, ठीक है, और कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से 10 से 1 पेज ही बच रहे हैं, और अगर कल खत्म नहीं होता तो परसों तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो आज है क्या तारीख है? 18/3। आज वेडनेसडे, थर्सडे खत्म हो जाएगा। अगर थर्सडे खत्म हो जाता है तो फ्राइडे से हम एनवायरनमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। चलो फिर ध्यान रखो, शेयर करो, लाइक कर दिया करो, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दिया करो, कुछ हमारा जाएगा नहीं। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं।